बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा? सब लोग ठीक हैं? अच्छा बेटा, बेसिक फिजियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमने जो मस्कुलर सिस्टम है इसको हमने शुरू किया हुआ है। हमने मसल वगैरह का स्ट्रक्चर देखा। इससे पहले हमने नर्व्स पढ़ा था, नर्वस सिस्टम पढ़ा था। हमने ये देखा है कि जो मसल्स हैं उनकी जो एक्साइटेशन है वो नर्व्स के ज़रिए होती है। कोई भी जो नर्व है वो आकर मसल को जो है वो एक्साइट करता है। किसी भी मसल को जो है कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन को कंट्रोल जो है वो एक नर्व सप्लाई करती है। तो जैसे कि आपके बॉडी के अंदर जो स्केलेटल मसल्स हैं वो ख़ास तौर पे जिनको हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, उनको भी जो है वो नर्व सप्लाई जो है वो आती है और वो नर्व सप्लाई ही उनकी इनर्वेशन या एक्साइटेशन का बायस बनती है। नर्व सप्लाई जो है आप जानते हैं कि जो आपके बॉडी में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो पैगाम को किसी भी जो चेंज है उसको डिटेक्ट करते हैं और पैगाम लेकर जाते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जानिब, और वहाँ से जो रिस्पांस होता है वो आपका जो रिस्पांस है वो बेटा जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनके ज़रिए वापस आता है इफ़ेक्टर्स की जानिब। और इफ़ेक्टर्स जो हैं वो मोस्टली आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के ज़रिए उस चीज़ को रिस्पॉन्स करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से कोई मसल जो है वो एक्साइट होता है, उसकी एक्साइटेशन या इनर्वेशन कैसे होती है, और जो न्यूरॉन्स हैं वो किस पॉइंट के ऊपर आकर मसल को एक्साइट करते हैं, किस तरह से जो पैगाम है जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या पॉजिटिव नेगेटिव वेव्स की सूरत में आएगा, किस तरह से वो पैगाम जो है वो न्यूरॉन्स से जो है वो मस्कुलर सिस्टम में किस तरह से इंटर होता है। तो जो जंक्शन है जिसमें वो प्रोग्राम या पैगाम जो है वो नर्व से इंटर होगा मस्कुलर सिस्टम के अंदर, उसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो आज जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का जो लफ्ज़ है वो इटसेल्फ दो लफ्ज़ों से मिलकर बनता है, न्यूरो और मस्कुलर। न्यूरो का मतलब न्यूरॉन्स और मस्कुलर का मतलब जो है वो मसल्स है। तो इट मीन्स दैट कि ये वो ख़ास पॉइंट है, ये वो मकाम है जहाँ पर आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो अपने पैगाम को एंड कर देंगे, वो अपना पैगाम पहुँचा देंगे, और जहाँ पर मस्कुलर सिस्टम है जो इफ़ेक्टर्स हैं वो उस पैगाम को रिसीव कर लेंगे। तो वो पैगाम जहाँ पर जो वो मुकाम जहाँ पर जो नर्व मैसेज है जो एक इम्पल्स की सूरत में आएगा वो न्यूरॉन से ख़त्म होकर मसल्स के अंदर इंटर होगा, उस जंक्शन को या उस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। सो इट इज़ द जंक्शन बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड मसल्स। डेफिनेशन देखें, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द जंक्शन बिटवीन द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द नर्व फाइबर एंड द मसल फाइबर। तो ये एक जंक्शन है जो कि किसके दरमियान में होता है? टर्मिनल ब्रांच के दरमियान में। टर्मिनल ब्रांच बेटा कहते हैं कि जो आपके नर्व फाइबर्स हैं उनकी सबसे आखिर वाला नर्व फाइबर, टर्मिनल कहते हैं सिरे वाले को, ठीक है ना। तो जो सिरे वाला जो न्यूरॉन है उसके सिरे और जो मसल है उसके दरमियान में जो है ये जंक्शन कहलाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर में है ये बेटा आपके न्यूरॉन्स हैं, टर्मिनल न्यूरॉन है, और ये इसका एक्सॉन है, ठीक है जी। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वाला एरिया है। जो पिंक कलर का है ये मसल फाइबर है, जो ब्लू कलर का है ये न्यूरॉन है। सो न्यूरॉन से मसल की जानब जो पैगाम है ये जिस एरिया में जाता है इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। यहाँ पर ये टर्मिनल नर्व है, ये माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स इनके अंदर होते हैं वो रिलीज हो जाएंगे। ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स हैं, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होंगे और मसल फाइबर के अंदर जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है वहाँ पर
रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो कि उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर। सो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की, तो स्केलेटल मसल्स आर इनर्वेटेड बाय द मोटर नर्व फाइबर्स। स्केलेटल मसल जो है वो मोटर नर्व फाइबर से इनर्वेट किए जाते हैं। ईच नर्व फाइबर, हर जो नर्व फाइबर या एक्सॉन है, डिवाइड्स इनटू मैनी टर्मिनल ब्रांचेस। तो हर जो नर्व फाइबर है या एक्सॉन है वो बहुत ज़्यादा टर्मिनल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है। मतलब कि एक एक्सॉन जो है उसके आगे बहुत ज़्यादा टर्मिनल ब्रांचेस लगी होंगी। सो हर टर्मिनल ब्रांच जो है वो एक मसल फाइबर को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ज़रिए जो है इनर्वेट करती है या एक्साइट करती है। सो इसमें हमने देखा कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो किसके ज़रिए एक्टिवेट होंगे? मोटर नर्व फाइबर्स के ज़रिए। और हर मोटर नर्व फाइबर या एक्सॉन जो है वो बहुत ज़्यादा टर्मिनल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है। और जो हर टर्मिनल ब्रांच है वो एक मसल फाइबर को या एक जो है जो मसल फाइबर है उसको जो है वो इनर्वेट करती है। किसके ज़रिए? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ज़रिए। यहाँ पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं, न्यूरिलीमा है, ठीक है ना। ये माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आकर ख़त्म हो जाती है, वहाँ से जो एक्सॉन है वो नंगा हो जाता है। और ये जो एक्सॉन है ये अब टर्मिनल एक्सॉन होगा। यहाँ पर ये देखें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आ गया, ये आपका मायोफिब्रिल है, ये आपकी मसल का न्यूक्लियस होगा। तो इस तरह से ये जो पैगाम है ये यहाँ से आकर जो न्यूरॉन्स हैं वहाँ से निकलकर जो पैगाम है वो आपके जो इफेक्टर्स जिसको आप मसल्स कहते हैं उनके अंदर चला जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम देखेंगे एक्सॉन टर्मिनल एंड मोटर एंड प्लेट। एक्सॉन टर्मिनल एंड मोटर एंड प्लेट देखें। टर्मिनल ब्रांच ऑफ नर्व फाइबर इज कॉल्ड द एक्सॉन टर्मिनल। टर्मिनल ब्रांच किसको कहते हैं? जो सबसे आखिर वाली ब्रांच होती है, सबसे आखिर वाली जो शाख होती है नर्व फाइबर की, उसको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। मतलब कि वहाँ पर आकर जो एक्सॉन है वो ख़त्म हो जाता है, उसके आगे मसल शुरू हो जाता है। सो टर्मिनल ब्रांच ऑफ नर्व फाइबर इज कॉल्ड द एक्सॉन टर्मिनल, उसको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। सो व्हेन द एक्सॉन कम्स क्लोज टू द मसल फाइबर, जब एक्सॉन जो है वो मसल फाइबर के साथ कांटेक्ट में आएगा, इट लूजेस द माइलिन शीथ। तो यहाँ पर उसके ऊपर जो एक कवरिंग है जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक हो गया। सो द एक्सिस सिलेंडर इज एक्सपोज्ड, उसका जो एक्सिस सिलेंडर है वो जाहिर हो जाएगा। दिस पोर्शन ऑफ एक्सिस सिलेंडर इज एक्सपेंडेड, ये पोर्शन जो है एक्सिस सिलेंडर का वो फैल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बल्ब कहते हैं। सो विच इज कॉल्ड द मोटर एंड प्लेट, इसको हम मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं, बल्ब भी कहते हैं। मकसद कहने का ये है कि एक्सॉन जब खत्म होगा टर्मिनल एंड पे, ठीक है जी, तो उसका जो टर्मिनल सिलेंडर है वहां से ये वो फैल जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, उसको उस एरिया को फिर हम बल्ब भी कहते हैं और मोटर एंड प्लेट भी कहेंगे। ये आगे मैं तस्वीर में आपको दिखा देता हूं। एक्सॉन टर्मिनल कंटेन्स द माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सॉन टर्मिनल एंड के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे और सिनेप्टिक वेसिकल्स होंगे। ठीक हो गया जी। जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं उनके अंदर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं? ये केमिकल्स हैं जो कि नर्व फाइबर्स से जो नर्व इंपल्स है उसको ट्रांसमिट करते हैं मसल फाइबर्स के अंदर। सो सिनेप्टिक वेसिकल्स कंटेन द न्यूरोट्रांसमीटर्स सब्सटेंसेस, जैसा कि एसिटाइलकोलिन है। तो एसिटाइलकोलिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है। इसके अलावा और भी न्यूरोट्रांसमीटर्स आपकी बॉडी में होते हैं। सो एसिटाइलकोलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। एसिटाइलकोलिन को सिंथेसाइज कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बनाता है, एनर्जी सप्लाई करता है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी। सो एसिटाइलकोलिन की इनर्वेशन के लिए, एक्साइटेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी जो एसिटाइलकोलिन की इनर्वेशन या एक्साइटेशन के लिए चाहिए वो इसको मिलेगी एटीपी की सूरत में। कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और वो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर मौजूद है? वो टर्मिनल एंड के ऊपर मौजूद है। ठीक है ना, मतलब कि सिनेप्टिक जो है बल्ब के ऊपर वहां पर मौजूद है या मोटर एंड प्लेट के ऊपर जो है वो मौजूद है।
So acetylcholine is synthesized. Acetylcholine is synthesized by mitochondria present in the axon terminal and stored in the vesicles. Acetylcholine भी जो है वो कौन सिंथेसाइज करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि एक्सॉन के टर्मिनल एंड के ऊपर मौजूद होता और ये एसिटाइलकोलिन बनाएगा भी और इसको स्टोर भी करेगा वेसिकल्स की सूरत में। ठीक है जी। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स एटीपी विच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एसिटाइलकोलिन। सो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी है, वो एटीपी जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है एसिटाइलकोलिन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी सिंथेसिस के लिए। यहां पर आप थोड़ा सा बेटा क्लियर नजर आएगा। ये देखें, ये नर्व है, टर्मिनल नर्व इसको कहेंगे क्योंकि ये सबसे एंड वाला नर्व है। इसके ऊपर ये माइलिन शीथ है, इसके साथ ये श्वान सेल्स पड़े हुए जो कि कंपेनियन सेल्स हैं नर्व फाइबर्स के। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाएंगी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स किसके अंदर होंगे? वो होंगे सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर। मतलब ये कहने का है कि माइटोकॉन्ड्रिया सिनेप्टिक वेसिकल्स बनाएगा जिसमें करोड़ों की तादाद में न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो मौजूद होंगे। ठीक हो गया। अब यहां पर ये आपका जो नर्व है ये एंड हो जाता है और यहां पर ये मसल जो है ये शुरू हो जाता है। सो इस एरिया को हम कहते हैं एक्टिव जोन ऑफ रिलीज साइट, क्योंकि यहां से न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होते हैं। और ये है बेजल लेमिना, ये बेजल लेमिना है। ठीक है जी। और ये जो एरिया है ये है सेकेंडरी क्लेफ्ट। अच्छा, जो न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन है उसको हम प्राइमरी क्लेफ्ट कहते हैं और जो मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है उसको हम सेकेंडरी क्लेफ्ट बोलेंगे। ठीक है ना। और ये क्या है? ये क्लेफ्ट पैलेट है, जो दरमियान वाला हिस्सा है इसको हम क्लेफ्ट कहते हैं। सो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम यहाँ पर रिलीज होगा, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स भी यहाँ पर मौजूद होंगे, यहाँ सोडियम पोटाशियम चैनल्स भी होते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से मसल फाइबर के अंदर चला जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से सिनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर निकलकर न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स के जरिए जो है वो जो मसल फाइबर है उसके अंदर जो है वो चले जाते हैं। यहाँ आप ये तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से न्यूरोलीमा जो है उसमें माइलिन शीथ होती है, लेकिन माइलिन शीथ यहाँ से गायब हो जाती है। अब एक्सॉन जो है वो एक्सपोज हो जाता है और यहाँ से जो पैगाम है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के जरिए मसल फाइबर में चला जाता है। अब सिनेप्टिक ट्रफ या गटर इसको बोलते हैं। देखिए, मोटर एंड प्लेट इनवेजिनेट्स, जो मोटर एंड प्लेट है जो कि न्यूरॉन की आखिरी मेम्ब्रेन है, ये वाली, इसको कहते हैं हम मोटर एंड प्लेट। ये देखें, ये वाली चीज, ये मोटर एंड प्लेट है। मोटर एंड प्लेट इनवेजिनेट्स इनसाइड्स, मोटर एंड प्लेट जो है वो अंदर की जानब मुड़ जाती है द मसल फाइबर के अंदर एंड फॉर्म्स आर डिप्रेशन, और डिप्रेशन बनाती है विच इज नोन एज सिनेप्टिक ट्रफ, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक ट्रफ या सिनेप्टिक गटर। सो मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर बिलो द मोटर एंड प्लेट इज थिकन्ड। मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है मोटर एंड प्लेट के नीचे वो यहां से मोटी होती है। ठीक हो गया। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है ये जरा देखते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व एंडिंग इज कॉल्ड द पेरिसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। दोबारा मैं पढ़ता हूं, मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व एंडिंग इज कॉल्ड द पेरिसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये नर्व है, इसकी ये वाली मेम्ब्रेन ये क्या कहलाएगी? पेरिसिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाएगी ये वाली। ठीक हो गया। मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड द पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये वाली जो मसल फाइबर की ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये क्या कहलाएगी? ये पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाएगी और इसको हम सिनेप्सिस कहते हैं। ये एरिया सिनेप्सिस हो जाएगा, ये जो खाली जगह है ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो जाएगा, ये पेरिसिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो जाएगी जो कि न्यूरॉन की है टर्मिनल एंड की, और ये जो मसल फाइबर की जो है मेम्ब्रेन ये पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन बन जाएगी। बात समझ आएगी कि नहीं? मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूं। ये पूरे का पूरा एरिया सिनेप्सिस, ये खाली जगह सिनेप्टिक क्लेफ्ट,
ये न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन है, टर्मिनल मेम्ब्रेन, उसको पेरिसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है इसको हम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक हो गया। सो मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। स्पेस बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो सिनेप्टिक क्लेफ्ट कंटेन्स द बेसल लेमिना। सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर क्या मौजूद है? एक और मेम्ब्रेन मौजूद है जिसको हम बेसल लेमिना कहते हैं। ये देखें, ये बेसल लेमिना। उसके बाद देखें, इट इज अ थिन लेयर ऑफ स्पॉन्जी रेटिकुलर मैट्रिक्स। अब बेसल लेमिना क्या है? ये एक थिन लेयर है स्पॉन्जी रेटिकुलर मैट्रिक्स की, जिसमें से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो डिफ्यूज करता है। सो एक एंजाइम जिसको हम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज कहते हैं, वो अटैच हो जाता है मैट्रिक्स के साथ। किसके मैट्रिक्स के साथ? बेसल लेमिना के मैट्रिक्स के साथ, लार्ज क्वांटिटीज में। सो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम जो है ये इस बेसल लेमिना के मैट्रिक्स के साथ जो है अटैच हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। ये जरा आप देख लें। इसके बाद देखें सब न्यूरल क्लेफ्ट। सब न्यूरल क्लेफ्ट क्या होते हैं? देखें जी, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर। ये अभी मैंने आपको बताया। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कौन सी है? मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की। इट इज थ्रोन इनटू न्यूमरस फोल्ड्स। इसमें बहुत ज्यादा फोल्ड्स बनते हैं जिसको हम सब न्यूरल क्लेफ्ट बोलते हैं। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कंटेन्स द रिसेप्टर्स कॉल्ड द निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। ये देखें जरा। अब ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है इसमें ये इन्वेजिनेशंस बन रही हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना? ये बहुत ज्यादा इसके अंदर ये इन्वेजिनेशंस बन रही हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सब न्यूरल क्लेफ्ट। ठीक हो गया। और इसमें रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम निकोटिनिक कोलिन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स कहते हैं। ये जरा आप एक और तस्वीर है, इसमें भी आप देख लें। ये एक्सॉन है, ये पेरिसिनेप्टिक मेम्ब्रेन आ जाएगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये खाली जगह सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर, और ये सब न्यूरल क्लेफ्ट। ये जो हैं ये सब न्यूरल क्लेफ्ट कहलाते हैं। इनमें रिसेप्टर्स होंगे जिनको हम एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स कहते हैं या निकोटिनिक रिसेप्टर्स बोलते हैं। ये आगे मसल आ जाएगा। उसके बाद है जी न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन कैसे होती है इसको जरा हम डिस्कस करते हैं। Neuromuscular transmission is defined as the transfer of information from the motor nerve ending. Information कहाँ से जा रही है? मोटर नर्व एंडिंग से टू द मसल फाइबर, मसल फाइबर के अंदर थ्रू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के जरिए। अब न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मोटर नर्व एंडिंग टू द मसल फाइबर थ्रू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है सर। द मैकेनिज्म बाय विच द मोटर नर्व इम्पल्सिस इनिशिएट द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये वो मैकेनिज्म है जिसके जरिए मोटर नर्व इम्पल्सिस है वो इनिशिएट होती हैं। अब हम पढ़ेंगे इवेंट्स। वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जो कि न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो है वो करवाते हैं। तो सबसे पहले देखें, अ सीरीज ऑफ इवेंट टेक प्लेस इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इवेंट्स कौन से हैं? पहला रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। सबसे पहले क्या होगा? एसिटाइल कोलिन रिलीज हो जाएगी। दूसरा क्या है? एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन का एक्शन। तीसरा डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल, एंड प्लेट का पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। चौथा क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर, ठीक है ना, मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। और पांचवा क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। यहां पर ये आप देख सकते हैं मोटर नर्व फाइबर है ये, इसका एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? एक्सॉन टर्मिनल आ जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल आ जाएगा। यहां पर देखिए ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल की ओपनिंग है। उसके बाद क्या है? एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ओपनिंग ऑफ वेसिकल्स एंड रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये कहां पर हो रहा है? ये एक्सॉन टर्मिनल के ऊपर हो रहा है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में से एसिटाइल कोलिन पास हो गया, अब ये आ गया मसल के अंदर, मतलब कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर।
बाइंडिंग हो जाएगी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स की एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स कॉम्प्लेक्स। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स जो है वो बाइंड कर देंगे और कॉम्प्लेक्स बना देंगे एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के साथ। उसके बाद ओपनिंग ऑफ लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल, अब ओपनिंग हो जाएगी लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स के साथ, ठीक है जी। और क्या होगा, एंट्री ऑफ सोडियम आयन इन फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो सोडियम आयन थे वो इसके अंदर दाखिल हो जाएंगे, ठीक है ना। डेवलपमेंट ऑफ एंड प्लेट पोटेंशियल, अब इसके साथ ही एंड प्लेट का पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। मसल फाइबर के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगी, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगी, एक्साइटेशन हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, कपलिंग हो जाएगी और मसल कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। देखें क्या होता है। व्हेन एक्शन पोटेंशियल रीचेस एक्सॉन टर्मिनल, जब एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचता है तो इट ओपन्स द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन टर्मिनल, तो एक्सॉन टर्मिनल की मेम्ब्रेन के ऊपर वो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है। कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, जैसे कैल्शियम आयन जो हैं वो कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं तो कैल्शियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्सॉन टर्मिनल के अंदर दाखिल हो जाते हैं, ठीक हो गया। फिर क्या होगा, दीज काजेज द ब्रस्टिंग ऑफ वेसिकल, और अब जो कैल्शियम जैसे ही एक्सॉन के अंदर आएंगे तो उससे जो वेसिकल्स हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, वो जो है फट जाएंगे और सिनेप्टिक वेसिकल्स मूव करना शुरू कर देंगे और फ्यूज कर देंगे पेरिसिनेप्टिक मेम्ब्रेन्स के साथ, ठीक हो गया। अब क्या होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाएगा और ये इसमें से जो वेसिकल्स हैं वो फट जाएंगे और एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज हो जाएगा। बाय एक्सोसाइटोसिस एसिटाइलकोलिन डिफ्यूजेस, अब एक्सोसाइटोसिस के जरिए जो एसिटाइलकोलिन है न्यूरोट्रांसमीटर वो डिफ्यूज कर जाता है थ्रू द पेरिसिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड एंटर्स इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब एक्सोसाइटोसिस के जरिए जो एसिटाइलकोलिन है ये डिफ्यूज कर जाएगा पेरिसिनेप्टिक मेम्ब्रेन से और इंटर हो जाता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। सो each वेसिकल कंटेन अबाउट 10,000 एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स, हर वेसिकल के अंदर तकरीबन 10,000 एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंड एट अ टाइम अबाउट 300 वेसिकल्स ओपन एंड रिलीज द एसिटाइलकोलिन, और इसमें से तकरीबन 300 वेसिकल जो है वो ओपन होते हैं और एसिटाइलकोलिन जो है इसको रिलीज करते हैं, ठीक हो गया। अब देखें एक्शन ऑफ द एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, आफ्टर इंटरिंग द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, अब जो एसिटाइलकोलिन है वो बेटा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में दाखिल हो चुके हैं। एसिटाइलकोलिन मॉलिक्यूल बाइंड्स विद द निकोटीन, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाएगा जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं, और क्या बना देगा, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इट इंक्रीजेस द परमिएबिलिटी ऑफ पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन फॉर सोडियम बाय ओपनिंग द लेगेंड गेटेड सोडियम चैनल। अब ये लेगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स के जरिए सोडियम की एंट्री जो है सोडियम गेट को ओपन कर देगा। अब क्या होगा, सोडियम आयंस फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंटर इनटू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन थ्रू दी चैनल। अब सोडियम आयंस उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे एंड देयर सोडियम आयंस लेटर द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल alter the resting membrane potential and develop the electrical potential called the end plate potential, ठीक हो गया। अब end plate potential कैसे डेवलप होता है, end plate potential is the change in the resting membrane potential when an impulse reaches to the neuromuscular junction। जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर इंपल्स आती है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो कितना होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा -90 मिलीवोल्ट। When sodium ion enter inside, slight depolarization occurs to -60 millivolt, which is called the end plate potential. So significant of end plate potential क्या है, end plate potential is non-propagative, but it causes the development of action potential in the muscle fiber. Development of miniature end plate potential. मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। अब जरा इसको मुझे जरा इसको थोड़ा सा समझा लेने दें, मैं यहां से आपको समझाता हूं जरा। ये बेटा जरा देखें, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि
जो नर्व फाइबर से जो पैगाम आता है वो जो कैल्शियम चैनल्स हैं उनको ओपन कर देता है। कैल्शियम यहां से एंड प्लेट न्यूरॉन के अंदर दाखिल हो जाएगा, वो आकर ये जो सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं इनके साथ मिलकर इनको फाड़ देगा, रप्चर कर देगा, यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे। वो न्यूरोट्रांसमीटर इस सिनेप्टिक लेफ्ट वाले एरिया में आ जाएंगे। इस सिनेप्टिक लेफ्ट वाले एरिया से न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर, जिसको हम निकोटिनामाइड रिसेप्टर्स कहते हैं, उनके जरिए यहां पर पहुंच जाएंगे। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो कि मसल फाइबर की है उसमें आ गए। जैसे यहां से आएंगे तो यहां पर ये जो सोडियम चैनल्स हैं इनको ओपन कर देंगे। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो सोडियम है ये अंदर दाखिल हो जाएगा मसल के अंदर, और मसल की जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जिसका वोल्टेज -90 है उसको चेंज कर स्लाइटली डीप रीपोलराइजेशन कर देगा, -60 कर देगा। अब ये जो मसल की जो मेम्ब्रेन है अब ये एक्साइट हो गई है, ठीक हो गया। इस तरह से वो पैगाम मसल फाइबर के अंदर अटैच हो जाएगा। कहने की बात ये है कि यहां से कैल्शियम आयन इनको रिलीज करवाएगा और यहां से सोडियम आयन के जरिए जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो चेंज हो जाएगा। सो अब क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन हो जाएगी, ठीक है ना। अब डेवलपमेंट ऑफ मिनिमल एंड प्लेट पोटेंशियल देखें। मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल इज वीक एंड प्लेट पोटेंशियल इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दैट इज डेवलप्ड बाय द रिलीज ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द एसिटाइलकोलिन फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल। तो ये एक छोटा सा पोटेंशियल है जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर डेवलप होता है, किसके जरिए, बाय द रिलीज ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिटाइलकोलिन फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल, जो कि एसिटाइलकोलिन की छोटी सी क्वांटिटी जो कि एक्सॉन टर्मिनल से रिलीज होती है वहां से आने से बनता है। सो एंड ईच क्वांटम ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस अ वीक मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल। तो हर क्वांटम जो है न्यूरोट्रांसमीटर का वो एक कमजोर मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। So the amplitude, miniature and plate potential cannot produce the action potential in the muscle। तो जो एम्पलीट्यूड है मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल की वो मसल के अंदर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों? When more and more quanta acetylcholine are released continuously, the miniature and plate potential is added together and finally produces the end plate potential, resulting in the action potential in the muscle of this potential is only up for 0.5 millivolts। तो बहुत ज्यादा जब मिनिएचर एक्शन पोटेंशियल इकट्ठे हो जाएंगे तो वो एक बहुत बड़ा क्वांटम बना देंगे एक्शन पोटेंशियल का, वो जाकर फिर एक्शन पोटेंशियल बनाएंगे जिससे जो चार्ज है न्यूरोमस्कुलर मेम्ब्रेन का वो 0.5 मिलीवोल्ट तक आ जाएगा। अब उसके बाद देखें डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन के, एसिटाइलकोलिन की डिस्ट्रक्शन कैसे होती है। एसिटाइलकोलिन रिलीज इनटू द सिनेप्टिक लेफ्ट इज डिस्ट्रॉयड वेरी क्विकली, जैसे ही आएगा उसके साथ ही वो डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा एसिटाइलकोलिन विद इन 1 मिलीसेकंड बाय द एंजाइम ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। एसिटाइलकोलिन जैसे ही अब आया उसका काम हो गया, अब उसको खत्म कर देना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना। कौन डिस्ट्रॉय करेगा? एक एंजाइम जिसको हम क्या कहते हैं, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। ताहम एसिटाइलकोलिन इज so potent that even in short dilution of 1 millisecond is sufficient to excite the muscle fiber। वो कहते हैं कि 1 मिलीसेकंड के अंदर ही वो इतनी काबिल है कि वो मसल को एक्साइट कर देगी। So rapid destruction of acetylcholine has got some important functional significance। वो कहता है कि एसिटाइलकोलिन की इतनी जल्दी जो 1 मिलीसेकंड के अंदर ही डिस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा अहम काम सर अंजाम देती है। वो क्या है? It prevents the repeated excitation of the muscle fiber and allows the muscle to relax। ये मसल फाइबर्स की जो रिपीटेड एक्साइटेशन है उसको रोककर मसल को रिलैक्स करती है। अब देखें रीअपटेक प्रोसेस। रीअपटेक इज द प्रोसेस in neuromuscular junction by which a degraded products of neurotransmitters re-enters the postsynaptic axon terminal when it is reused। देखिए रीअपटेक प्रोसेस क्या है? रीअपटेक इज द प्रोसेस ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। रीअपटेक एक ऐसा प्रोसेस है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का बाय विच जिसमें डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स, जो डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स के, वो क्या करेंगे? द पेरिसिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल विच इज रीयूज्ड।
ठीक है ना, उनको दोबारा रीयूज किया जाएगा। सो एसिटाइल कोलिन जो है वो टूट जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा एसिटाइल कोलिन के अंदर। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम है ये एसिटाइल कोलिन को तोड़ देगा इनटू इनएक्टिव कोलिन एंड एसीटेट। मतलब कि एसिटाइल कोलिन दो चीजों से बनती है ना, एसीटेट और इनएक्टिव कोलिन से। तो एसिटाइल कोलिन को एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम तोड़कर दोबारा फिर एसीटेट और कोलिन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देगा। सो कोलिन जो है वो दोबारा एक्सॉन टर्मिनल की जानब चली जाती है सिनेप्टिक क्लेफ्ट के जरिए बाय रीअपटेक प्रोसेस। सो देयर इज रीयूज इन सिनेप्टिक वेसिकल्स टू फॉर्म द एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल। तो ये दोबारा फिर एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल जो है वो बना देगी। रीअपटेक क्या है, इज द प्रोसेस in which neuromuscular junction by which degraded products of neurotransmitter re-enters into the perisynaptic axon terminal which is reused। मतलब कि यहाँ पर ये जो कोलिन है ये दोबारा अगर वापस जाता है पेरिसिनेप्टिक मेम्ब्रेन में तो इस प्रोसेस को हम रीअपटेक प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद देखें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो न्यूरोमस्कुलर को ब्लॉक कर देते हैं। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स आर द ड्रग्स which prevent the transmission of impulses from the nerve fibers into the muscle fibers through the neuromuscular junction। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स वो मेडिसिन है, वो ड्रग है जो कि पैगाम को नर्व से मसल की जानब जाने से रोकती हैं। तो these drugs are used widely during the surgery and trauma care। तो सर्जरी और ट्रॉमा केयर में जब बेहोशी वगैरह की या सुन करने वाली जो अद्वियात हैं वो इसी में से ही बनती हैं, उसमें पैगाम को रोका जाता है। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स आर यूज फॉर एनेस्थीसिया रिलैक्स। तो एनेस्थीसिया रिलैक्स द मसल्स skeletal muscles and induces the paralysis so that the surgery can be conducted with less complications। ठीक है, हो गया जी। तो इसमें जब सर्जरी करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं बेहोशी वाला, तो उसमें भी यही होता है कि वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर आकर जो पैगाम है उसको ब्लॉक कर देंगे। फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स व्हिच आर कॉमनली यूज्ड इन क्लिनिकल रिसर्च। इसमें देखें क्यूरेरी है, इसमें देखिए क्यूरेरी प्रिवेंट्स द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन बाय द कंबाइनिंग विद एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स। तो ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के साथ जाकर जुड़ जाता है, अब वहां से एसिटाइलकोलिन को फिर रिसेप्टर्स के साथ नहीं जुड़ने देता। ठीक हो गया, खुद जाके जुड़ जाता है। सो एसिटाइलकोलिन कैन नॉट कंबाइन विद द रिसेप्टर्स एंड द एंड प्लेट पोटेंशियल कैन नॉट बी डेवलप्ड सिंस क्यूरेरी blocks the neurotransmitter transmission by acting on the acetylcholine receptor, it is called the receptor blocker। इसको हम रिसेप्टर ब्लॉकर कहते हैं। फिर है बंगारोटॉक्सिन। बंगारोटॉक्सिन क्या है? बंगारोटॉक्सिन इज द टॉक्सिन फ्रॉम द वेनम ऑफ डेडली स्नेक, मतलब कि वो स्नेक्स के जो सांपों के जो जहर है उसे नहीं लिया जाता है। इट इफेक्ट्स द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, ये न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को रोकता है बाय ब्लॉकिंग द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। ये भी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन को रोकता है। तीसरा आ जाएगा सक्सिनाइलकोलिन एंड कार्बामाइलकोलिन। सक्सिनाइलकोलिन और कार्बामाइलकोलिन, these drugs blocks the neuromuscular transmission by acting on acetylcholine and keeping the muscle in a depolarized state, but these drugs are not destroyed by the cholinesterase, मतलब कि उस एंजाइम से डिस्ट्रॉयड, सो मसल्स रिमेन्स इन अ डीपोलराइज्ड स्टेट फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो इससे मसल जो है वो लॉन्गर टाइम के लिए डीपोलराइज्ड स्टेट। फिर है बोटुलिनम टॉक्सिन। बोटुलिनम टॉक्सिन ड्राइव फ्रॉम द बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिन। इट प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल इनटू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फिर ड्रग्स स्टिमुलेटिंग, ये तो थी वो ड्रग जिन्होंने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को रोका है। अब कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इनिशिएट करेंगे। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कैन बी स्टिमुलेटेड बाय सम ड्रग्स लाइक द नियोस्टिगमाइन, ठीक है ना। उसके बाद है फॉस्टिगमाइन और डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। दीज ड्रग्स इनएक्टिवेट द एंजाइम्स एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं? एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को इनएक्टिवेट करती हैं। सो एसिटाइलकोलिन इज नॉट हाइड्रोलाइज, और उसको फिर वो उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, जो एसिटाइलकोलिन है वो वैसी ही रहती है। इट लीड्स टू रिपीटेड स्टिमुलेशन एंड कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। सो इससे कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है मसल की। मोटर यूनिट क्या है? सिंगल मोटर न्यूरॉन, इट्स एक्सॉन टर्मिनल एंड मसल फाइबर्स इनरवेटेड बाय इट आर टुगेदर कॉल्ड द
मोटर यूनिट, मतलब कि मोटर यूनिट में फिर ये सारी चीजें आ जाएंगी, मोटर न्यूरॉन भी आ जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल भी आ जाएगा, मसल फाइबर्स भी आ जाएंगे और इनरवेटेड जो मसल फाइबर्स हैं वो भी आ जाएंगे। सो ईच मोटर न्यूरॉन एक्टिवेट्स अ ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स थ्रू द एक्सॉन टर्मिनल। तो हर मोटर न्यूरॉन जो है वो एक ग्रुप ऑफ मसल फाइबर से एक्सॉन टर्मिनल को एक्टिवेट करता है। स्टिमुलेशन ऑफ अ मोटर न्यूरॉन causes contraction of all the muscle fibers innervated by that neuron। सो मोटर न्यूरॉन की स्टिमुलेशन से सारे के सारे मसल फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक हो। अप्लाइड फिजियोलॉजी डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, देखिए इसमें दो अबनॉर्मेलिटीज हैं जिसमें माइस्थीनिया ग्रेविस और एंटोन लैम्बर्ट सिंड्रोम है। माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है? माइस्थीनिया ग्रेविस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन काज्ड बाय एंटीबॉडीज टू कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। ये ऑटो इम्यून बेटा वो होता है जो खुद ब खुद से हो जाता है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो आपकी बॉडी में खुद ब खुद पैदा होता है और ये क्या करता है, ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं उनके डिसऑर्डर की वजह से, ठीक है ना। डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन काज्ड बाय एंटीबॉडीज टू कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाएंगी। ऑटोइम्यून डिजीज वो होती हैं जिसमें आपकी बॉडी के जो एंटीबॉडीज हैं वो अपने ही सेल्स के अगेंस्ट बन जाती हैं। तो इसमें कोलिनर्जिक जो है रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एंटोन लैम्बर्ट सिंड्रोम है। ये क्या है? एंटोन लैम्बर्ट सिंड्रोम इज ऑल्सो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इट इज काज्ड बाय द एंटीबॉडीज टू कैल्शियम चैनल्स इन एक्सॉन टर्मिनल। तो कैल्शियम चैनल जो कि एक्सॉन टर्मिनल में होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं, उसको हम एंटोन लैम्बर्ट सिंड्रोम कहते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, आई होप कि आप लोगों को इस अपने लेक्चर की समझ आ गई है। मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है कि मैं इसको ज़रा समझाने की फुल तवज्जो करूँ, फिर भी अगर आपको समझ नहीं आए तो आप काइंडली मुझे दोबारा बताएं, मैं आपको दोबारा जो है वो समझा दूंगा। आज हमने पढ़ा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से एक नर्व इम्पल्स जो है वो नर्व फाइबर से निकलकर जो है वो मस्कुलर फाइबर के अंदर चली जाती है। ठीक हो गया जी, इसके साथ ही अपना लेक्चर खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।